हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे, इसका एनालिसिस भी करेंगे जो इकोनॉमी से रिलेटेड है और जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। तो इसको आप मेंस में जीएस पेपर जो 3 है वहाँ पे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं वहाँ के लिए। और जो प्रीलिम्स है, चाहे आपका स्टेट पीएससी हो चाहे आपका यूपीएससी हो, सभी प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब ये टॉपिक क्या है, ये जो आर्टिकल है इकोनॉमिक्स का, ये इसमें है जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले यह डिस्कशन किए थे कि भारत का जो जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसमें लगभग 40 गुना से ज़्यादा क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अब फॉरेन करेंसी रिजर्व क्या है वहाँ पे मैंने बताया था, फिर मैं एक शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ कि फॉरेन करेंसी जो रिजर्व होता है वह आपके भुगतान संतुलन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, चूँकि आयात निर्यात पे जो सारी चीज़ें होती हैं, आयात और निर्यात, तो उसमें दो तरह के खाते होते हैं भारत सरकार के पास। एक चालू खाता होता है, एक कौन होता है, पूंजी खाता होता है। तो उसके लिए भुगतान के लिए मैंने अगर कहीं किसी वस्तु को लाया जा रहा है, यानी किसी अनदर कंट्री से लाया जा रहा है, तो उसके को पेमेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व चाहिए होता है, जो उस देश को भुगतान किया जाता है। अब सभी चूंकि देशों में तो रुपया चलता नहीं है, अलग अलग देशों में तो एक कॉमन करेंसी के रूप में मान लिया जाता है, जैसे एसडीआर हो गया, डॉलर हो गया, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिसकी मांग होती है जिस करेंसी की, उसी करेंसी में क्या होता है, बिजनेस होता है, व्यवसाय होता है, आयात निर्यात होता है। ठीक है, सामान्यतः। तो एक दौर था 1991 का जिसमें हम लोग देखे थे कि 1991 में कि मात्र 7 डे का जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है भुगतान करने के लिए पैसा बचा हुआ था फॉरेन करेंसी रिजर्व में। ठीक है, अब फॉरेन करेंसी रिजर्व में जो है क्या क्या शामिल होता है, जो गोल्ड होता है इवन वो भी शामिल होता है, प्रतिभूतियां भी शामिल होती है, एसडीआर जो है वो भी शामिल होता है, और डॉलर भी शामिल होता है, यहाँ तक कि येन भी जो करेंसी है वो भी शामिल होता है उसमें। ठीक ना, तो वहाँ बहुत कम मतलब बचा हुआ था, मात्र 7 दिन के भुगतान के लिए बचा हुआ था कि अगर हम किसी देश से आयात कर रहे हैं तो ओनली 7 डेज के लिए पैसा बचा हुआ था। उस समय आईएमएफ के शर्तों को मानना पड़ा, जिसके बाद से FRMBA जो एक्ट आया एक बार, मुख्य रूप से 2003 में लाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो राजकोषीय घाटा हो रहा है उस राजकोषीय घाटा को कैसे कम किया जाए। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसका टारगेटिंग किया गया था 3% तक, यानी 3% से ज़्यादा राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए। ओवरऑल अगर देखा गया था तो उसमें ये भी प्रावधान किए गए थे कि जो टोटल देखा जाए कुल रूप से, तो 60% टोटल जो है वह आपका जो है राजस्व में क्या किया जा सकता है, जीडीपी का उतना लोन लिया जा सकता है, जिसमें से 40% केंद्र सरकार और 20% राज्य ले सकते हैं। ये सारे प्रावधान किए गए थे। उसके बावजूद भी अगर आप आज के परिवेश में तुलना करेंगे तो जो राजकोषीय घाटा है वो 3% नहीं रहता है। आप देख रहे होंगे 5%, 6%, इवन तो अब जाके थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो 7-8% तक जो है राजकोषीय घाटा चल गया था। अब राजकोषीय घाटा होता क्या है, आपने पढ़ा होगा कि कुल प्राप्तियां और कुल व्यय। तो कुल व्यय जो होता है अगर कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो उसको कहा जाता है फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अब कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्या होता है, तो कुल प्राप्तियों मतलब राजस्व से जो प्राप्तियां हो रही हैं वह, और जो पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं वह, उनको मिला के कुल प्राप्तियां होता है। ठीक वैसे व्यय जो होता है, जो पूंजीगत व्यय होता है वह, और जो राजस्व व्यय होता है वह, उन दोनों को मिला के क्या होता है, आपका होता है कुल व्यय। तो कुल व्यय अगर ज़्यादा हो गया, यानी टोटल एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो गया आपके रेवेन्यू से, रिसिप्ट से, तो क्या होता है उस समय फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, राजकोषीय घाटा हो जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है, चूंकि दो तरह के कार्यों को व्यय करने के लिए जो है अर्थव्यवस्था में इसमें बजट में बांटा गया होता है। एक होता है विकासात्मक और एक होता है गैर विकासात्मक। तो विकासात्मक के लिए तो है कि पूंजी का वो क्रिएट कर सकता है, एसेट को क्रिएट कर सकता है, लेकिन जो गैर विकासात्मक होता है, जैसे राजस्व व्यय में जैसे सब्सिडीज हो गया या फ्रीवीज हो गया, ये सारी चीज़ें जो हो गई, वह जो है एसेट क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो उनका अगर एसेट क्रिएट वो नहीं कर पाते हैं तो वही जाके जब ज़्यादा मात्रा में, जैसे आप देखे होंगे कि बहुत जब चुनाव होता है तो बहुत सारी जो पार्टियां होती हैं वो एक वादा करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अगर बनेगी तो ऐसे छूट दिया जाएगा, या इतने किसानों का लोन माफ़ कर दिया जाएगा, या इतना जो है पेंशन ग्रुप में मिलेगा, या इतने रुपये जो है प्रत्येक परिवारों को दी जाएगी, या बिजली का जो बिल है इवन माफ़ कर दिया जाएगा, या बिजली या मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक बिल है उसको कम कर दिया जाएगा या माफ़ कर दिया जाएगा, ऐसा। अब ऐसे करने से होता क्या है,
जो भार होता है वह बजट पे उसका भार पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह इससे कोई एसेट तो क्रिएट होता नहीं है। अगर बिजली कंपनी बिजली का उत्पादन कर रही है और उसको गवर्नमेंट फ्री कर दे तो गवर्नमेंट अपने पास से तो पैसा देगी ही देगी, लेकिन वो जो उत्पादन में लागत लग रहा है वो तो लागत लगना ही लगना है। तो इसका सीधे सीधे नकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ता है? वह नकारात्मक प्रभाव पड़ता है सीधे सीधे आपका व्यय पे। ठीक है, तो यह जो राजस्व व्यय ज्यादा हो जाता है इसके कारण ऑन द टोटल पे आप देखेंगे तो राजकोषीय घाटा हो जाता है। तो इससे पहले एक प्रावधान हुआ करता था जिसमें आरबीआई जो है गवर्नमेंट को लोन देती थी, और लोन जो दे देती थी तो बिना मतलब शर्त के देती थी और उसको वापस भी नहीं मिल पाता था। तो उस समय क्या होता था, राजकोषीय घाटा तो होता ही था, साथ साथ जो है मॉनेटरी जो घाटा डेफिसिट है वो भी होता था, मौद्रिकृत घाटा। ठीक, हालांकि अब भी होता है मौद्रिकृत घाटा, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, क्योंकि उसको समाप्त कर दिया गया। जो बाउंडेशन था वो समाप्त कर दिया गया कि जो बाउंडेशन ये रखा गया था उसमें कि जो आपका आरबीआई है वो गवर्नमेंट को उतना लोन या उतना पैसा देगा अगर राजकोषीय घाटा है तो उसको संतुलित करने के लिए, लेकिन वो सारी चीजें क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। तो अब अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो वो मॉनेटरी जो डेफिसिट है वो तो दिखाई देता नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मॉनेटरी डेफिसिट है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि यह हमारी जो अर्थव्यवस्था है, तो दो तरह से हम लोग देखे थे ये सारी चीजों को। दो चीजें वो क्या क्या थी, तो हम लोग देखे थे कि जैसे भुगतान संतुलन हो गया, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो खाता होता है भारत सरकार के पास कौन कौन से होता है, हमने देखा कि एक चालू खाता और एक होता है पूंजी खाता, पूंजी खाता। तो यहाँ पे तो हमेशा डेफिसिट बना रहता है, ये हम लोग देखे थे उस दिन। ठीक है, या जो लोग पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे तो हमेशा क्या होता है, घाटा होता है। क्यों घाटा होता रहता है? क्योंकि इसी में शामिल है आयात और निर्यात। अब आप बोलेंगे आयात और निर्यात शामिल है तो घाटा क्यों होता है? उसका कारण ये है कि हमारे देश में अभी भी आयात क्या है, हाई है, और निर्यात क्या है, कम है। तो आयात ज्यादा है और निर्यात कम होने के कारण क्या हो गया, व्यापारी घाटा हो गया। व्यापार घाटा हुआ कि नहीं? अब आप बोलेंगे कि आयात क्यों ज्यादा हो गया, निर्यात क्यों कम है? उसका कारण है कि बहुत सारी जो चीजें होती हैं अपने देश में जो है मैन्युफैक्चरिंग उसका नहीं हो पाता है, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम चला रही है गवर्नमेंट, अलग चीज है, लेकिन अभी भी निर्यात हमारा क्या है, कम है, और आयात जो है ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे हम लोग चर्चा किए थे। तो ये इससे क्या होता है, व्यापार घाटा होता है। अब व्यापार घाटा होगा तो अल्टीमेटली किसको प्रभावित करेगा, जो यह आपका करेंट अकाउंट है यानी चालू खाता है, इस चालू खाता में क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। तो डेफिसिट हो जाएगा यानी क्या हो गया, घाटा हो गया इसमें। और जब चालू खाता में घाटा हो गया तो क्या होगा, दिन प्रतिदिन अगर इसका घाटा बढ़ते गया तो एक समय ऐसा नहीं आएगा कि इसका क्राइसिस हो जाएगा, यानी यह जो भुगतान संतुलन करना था वो भुगतान संतुलन हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आयात अगर आप कर रहे हैं और निर्यात आपका कम है तो रोज आपका पैसा जा रहा है, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो आपका जा रहा है। और एक स्थिति ऐसा आएगी, क्योंकि निर्यात आप करते तब तो आपके पास आता, निर्यात आपका ज्यादा है नहीं तो वह करेंसी आएगी नहीं। जब आएगी नहीं तो यह भुगतान संतुलन नहीं बन पाएगा। फिर भी हम लोगों ने देखा कि अभी कुछ वर्षों में हमारा जो देखा जाए कि सारी चीज़ें ये सब एक्सपेंडिचर करने के बाद अगर हम देख रहे हैं तो एफसीआर में फॉरेन करेंसी रिजर्व में कितना वृद्धि हुई थी, अभी हम लोगों ने देखा था लगभग 40 गुना से ज़्यादा क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। 40 गुना से ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। आप देख रहे हैं कि चालू खाता घाटा भी हो रहा है, उसके बावजूद भी 40 गुना से ज़्यादा वृद्धि हो गई। इसका मतलब कुछ ऐसे नॉर्म्स होंगे जिसके कारण यह भुगतान संतुलन जो है यह बना हुआ है, यानी हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है बढ़ रहा है। यानी कहाँ से बढ़ रहा होगा, यहाँ से तो बढ़ने की संभावना अभी तो है नहीं, तो इसका मतलब ये पूंजी खाते से बढ़ रहा होगा। पूंजी खाते में क्या क्या होता है, तो एफडीआई जैसे आपको पता हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। ठीक है, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अब निवेश कब बढ़ेगा, जब यहाँ पे निवेश के जो रूल्स होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो रूल्स होंगे वो जो सुटेबल होंगे तो क्या होगा, निवेश यहाँ पे बढ़ेगा। इवन जो यहाँ पे ब्याज दर है उसका भी प्रभाव जो है पड़ता है इस पे, एफडीआई पे। ठीक है, तो 3 तरह के निवेश होते हैं, एक तो एफडीआई हो गया, एक हो गया एफपीआई, और एक हो गया एफआईआई। मतलब एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, एक हो गया एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एक होता है फॉरेन
जो है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। अब इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टमेंट होता है, होता क्या है कि वो डायरेक्ट रूप से निवेश नहीं कर रहा है, ठीक है। एफडीआई का मतलब कि डायरेक्ट रूप से निवेश कर रहा है आपकी अर्थव्यवस्था में, जैसे कोई शेयर खरीदना, ये सारी चीजें। लेकिन एफआईआई का मतलब कि डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वह किसके माध्यम से, किसी कंपनी या किसी, मुख्य रूप से देखा जाए कि किसी जो है जिसको एजेंट कहा जाता है, एजेंट के माध्यम से क्या कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है। अब एजेंट के रूप में किसका सहारा ले सकता है, तो वह ले सकता है सहारा जैसे म्यूचुअल फाइनेंस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ों का। या इसमें आप देखे होंगे एक पार्टिसिपेटरी नोट्स होता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स होता है, उसके माध्यम से कर सकता है। तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि एफपीआई क्या होता है, एफडीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है, और सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत में कहाँ से, यानी सबसे ज़्यादा रेमिटांस जो है, सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है, एसेट्स जो है भारत में कहाँ से आते हैं, इसको देखेंगे हम लोग। और यही कारण है कि यह पूंजी खाता में अभी बढ़ोतरी दिखाई, क्योंकि यहाँ से तो अभी संभावना कम है। हालांकि इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी कम है, तो यहाँ पे तो घाटा होता रहता है। अब इसमें पूंजी खाते में बढ़ोतरी हुई है, तो उसका कारण क्या है, ये सारी चीजें हैं जो निवेश है। अब निवेश में भी आप देखे होंगे कि एक टैक्स लगता था, कारपोरेट टैक्स, निगम कर। तो निगम कर कंपनियों के जो आय होते हैं उस पे लगाया जाता है, वार्षिक आय जो होता है उस पे लगाया जाता है। अब वह बहुत पहले जो है वह ज़्यादा था, उसको अब कम किया हुआ है। तो कम किया हुआ है क्यों, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे बढ़ेगा कम करने से, क्योंकि उस पर कर के जो अधिरोपण है वो अगर कम किया जाएगा तो निवेशक जो होंगे कंपनियों के वो ज़्यादा आएंगे, और निवेश करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में फिर बढ़े। या इवन जो है आप लाफर वक्र पढ़े होंगे, उसमें बताया गया है कि जो टैक्सेस होते हैं, टैक्स की दर अगर बढ़ाया जाए तो एक समय तक अर्थव्यवस्था में जीडीपी में बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। ऐसे कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपने पहले टैक्स रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स मान लीजिए कि 20%, ठीक है, बढ़ा के कर दिए कितना 25%, ठीक है, अभी तक ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ी है, 5% टैक्स बढ़ गया, तो 25 से बढ़ा के आपने 30 कर दिया, फिर भी बढ़ रहा है। लेकिन अब आगे अगर आप बढ़ा रहे हैं 35, 40, 45, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जितने भी इन्वेस्टर होंगे वो यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से कैपिटल फ्लाइट करना शुरू कर देंगे, यहाँ से हटना शुरू कर देंगे, किसी अनदर कंट्री में जाकर निवेश करना शुरू कर देंगे जहाँ पे उनके लिए टैक्सेस आसान हो, टैक्स जो है कम हो, वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो यहाँ से फ्लाइट कर जाएंगे। तो यहाँ से जब चले जाएंगे लेके आप, अब ये देखिए इसमें जो एफपीआई वाला होता है, यहाँ से अगर अपना पैसे को निकाल के किसी दूसरे देश में अगर वह निवेशक लगाते हैं तो वह इस स्थिति को क्या कहा जाता है, कैपिटल फ्लाइट कहा जाता है, ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो इस स्थिति को कहा जाता है कैपिटल फ्लाइट। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई में कहाँ कहाँ से भारत, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, गल्फ कंट्री से कितना रेमिटेंस आता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और शेयर करके और तब फिर से आज ये मुख्य रूप से हम लोग इसको कवर करेंगे आज पूरा एफडीआई, एफआईआई। तो ये मुख्य रूप से यही न्यूज़ था कि भारत की जो रेमिटेंस अर्थव्यवस्था है, आरबीआई जो है, उसमें 23-24 के सर्वेक्षण में ये बताया है कि छठे दौर से सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी मिली है कि अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भारत आधे से अधिक धन प्रेषण होता है। यानी सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो आता है वो कहाँ से आ रहा है, आपका अमेरिका से, ब्रिटेन से, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से भारत में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे हम लोग पहले पढ़ लेंगे एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई, उसके बाद इस पर देखेंगे कौन कहाँ से जब से सबसे ज़्यादा आता है, सेकेंड नंबर पर किससे ज़्यादा आता है, गल्फ कॉरपोरेशन जो कंट्रीज़ हैं उनसे कितना आता है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई। तो एफडीआई किसे कहते हैं, क्या होता है, तो एफडीआई क्या होता है, एक गैर ऋण मौद्रिक स्रोत होता है, ठीक है। यानी एफडीआई में क्या होता है, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है उसमें एफडीआई में क्या होता है, एक विदेशी कंपनी या विदेशी निवेशक, न केवल एक कंपनी ही बल्कि निवेशक भी क्या कर सकता है, इसमें निवेश कर सकता है, किसमें, किसी दूसरे देश में। तो एफडीआई के रूप में एक निवेशक या एक कंपनी किसी दूसरे देश की कंपनी में या किसी दूसरे देश में क्या करता है, निवेश करता है, बल्कि उस कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों में भी सीधे रूप से क्या कर सकता है, शामिल हो सकता है, यानी उस कंपनी का शेयर खरीदता है, ठीक ना। तो अगर वह शेयर 10% से अधिक हो, मोर देन 10%, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एफडीआई हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एफडीआई दो तरह से आप कर सकते हैं। अब एफडीआई जो है आप कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरह से, यानी अगर आप विदेशी निवेशक हैं, प्रत्यक्ष अगर निवेशक हैं, तो आप दो तरह से क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। एक तो गवर्नमेंटेड मार्ग है, यानी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, और एक होता है ऑटोमेटिक मार्ग, मतलब स्वचालित मार्ग, यानी पूर्ण रूप से आप बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के भी क्या कर सकते हैं, उसमें निवेश कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कुछ कुछ ऐसे सेक्टर, जैसे रेलवे हो गया, उसमें निवेश करना है तो क्या होता है, गवर्नमेंट के अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी,
पड़ेगी। ठीक है, गवर्नमेंट जितना एफडीआई या जितना शेयर्स बेच इसका जो है निवेश करने के लिए अनुमति देगा उतना ही अनुमति हो पाएगी, उतना ही लोग क्या कर सकते हैं इसमें इसके शेयर को खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे एक आप पढ़े होंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक है, सार्वजनिक निजी जो है भागीदारी होती है, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट होता है यानी सार्वजनिक जो क्षेत्र की जो इकाई होती है, इसमें क्या होता है, इसमें 50% से अधिक जो शेयर्स होते हैं किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, इसलिए पीएसयू उसको कहा जाता है। इसका मतलब 50% के से अधिक हो गया, इसमें 100% तो गवर्नमेंट का है नहीं। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट का इसमें 55% है तो 45% अनदर इन्वेस्ट करेंगे ना, तो इन्वेस्ट 45% करेंगे तो वो तो एफडीआई के माध्यम से कर सकते हैं ना। तो कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 45% गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, लाजमी है लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट अप्रूवल देगी तो ये होगा। तो दो तरीके से एफडीआई कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट मार्ग वाला है गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके, और एक होता है ऑटोमेटिक, इसमें अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। तो गवर्नमेंट वाले में अप्रूवल की आवश्यकता होती है, ऑटोमेटिक वाले में आवश्यकता नहीं होती है। तो एफडीआई दो तरह से आप कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बजट अभी हाल ही में जो पेश हुआ था उसमें बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाया गया, कितना 74% था, उसमें एफडीआई को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 100% कर दिया गया। ठीक है, तो 100% एफडीआई किया गया अभी बीमा क्षेत्र में। तो यहाँ से रिलेटेड एफडीआई आप समझ चुके होंगे कि 10% से ज़्यादा अगर आप डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं किसमें, या तो गवर्नमेंट अप्रूवल मार्ग से या तो ऑटोमेटिक मार्ग से किसी कंपनी के शेयर में, या एक देश से दूसरे देश के किसी कंपनी के शेयर में अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो किसके माध्यम से करेंगे, एफडीआई के माध्यम से। लेकिन कितना, 10% से ज़्यादा शेयर में करना पड़ेगा, तो वो होगा क्या आपका एफडीआई होगा। ठीक, वैसे एफडीआई के प्रकार अगर आप देखेंगे तो क्षैतिज एफडीआई होता है, वर्टिकल एफडीआई होता है, समूह एफडीआई होता है, यानी समूह में भी एफडीआई किया जा सकता है। एफडीआई वर्टिकल रूप से भी किया जा सकता है और हॉरिजॉन्टल रूप से भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उसके बाद एफपीआई। एफडीआई तो आप लोग समझ चुके होंगे, अब एफपीआई देखेंगे यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश से अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी एक देश से दूसरे देश के जो प्रतिभूति होता है, जो बॉन्ड होता है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस किसके माध्यम से करेंगे, एफपीआई के माध्यम से करेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से, इन्वेस्ट के माध्यम से करेंगे। और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की भी खरीद जो है कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होती है, एफपीआई में होल्डिंग में स्टॉक, एसडीआर, जीडीआर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये सब शामिल किस में होते हैं, एफपीआई में। तो एफपीआई के माध्यम से आप स्टॉक एक्सचेंज में, एसडीआर में, जीडीआर, बॉन्ड, प्रतिभूति, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसमें आप शामिल हो सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट आप याद रखेंगे। एफपीआई में केवल निष्क्रिय स्वामित्व शामिल होता है, जिसमें निवेशकों को जो इंडस्ट्रीज होती है या संपत्ति या कंपनियों में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी पर कोई भी नियंत्रण इसमें नहीं मिलता है। अब इसमें आगे अभी हम लोग देखेंगे भी, एफडीआई में थोड़ा सा जोखिम ज़्यादा होता है, लेकिन कंपनी पे उसका क्या होता है, नियंत्रण भी होता है, लेकिन एफपीआई में नहीं होता है। एफपीआई क्या, अच्छा इस दोनों में अगर अस्थायित्व की बात की जाए तो एफडीआई में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। क्यों, क्योंकि जब चाहे तब ये निकाल सकते हैं, और एफडीआई वाले में जब चाहे तब नहीं निकाल सकते हैं, उसका जो लाभांश होगा तभी मिलेगा। अब लाभांश में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाभांश अगर नेगेटिव चला गया तो नहीं मिलता है, और एफपीआई जो हो गया, एफआईआई होता है, वो नेसेसरी रूप से उसको मिलता है। तो जब चाहे तब निकाल सकता है, निकाल कर फिर यहाँ से क्या कर, अगर यहाँ पर देखे कि कोई स्थितियाँ सही नहीं है तो यहाँ से निकाल कर किसी दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसको ही कहा जाता है कैपिटल फ्लाइट, उस चीज़ को कैपिटल फ्लाइट कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एफपीआई और एफडीआई में मुख्य अंतर दो हम लोगों ने पढ़ा। अगर 10% से कम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रतिभूति में, स्टॉक में, एसडीआर में, जीडीआर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में, तो ये क्या होगा, एफपीआई होगा। और एफडीआई 10% से ज़्यादा निवेशक हैं। इसमें दोनों में स्वामित्व अगर किस में ज़्यादा है तो एफपीआई में कम है, एफडीआई में ज़्यादा है, क्योंकि एफडीआई पर मुख्य रूप से आप शेयर खरीद रहे हैं तो उसमें आपका नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, उसमें लाभांश मिलता है। इसमें जो होता है एफपीआई में, इसमें मुख्य रूप से आपको 10% से कम करना है, और आप जब चाहें तब इसमें से कैपिटल फ्लाइट भी कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं। अब उसमें आप लोग देखे थे एफडीआई में कि एफडीआई में दो मोड से आप निवेश कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट अप्रूवल के माध्यम से, एक ऑटोमेटिक माध्यम से भी होता है। वो गवर्नमेंट तय करती है कौन कौन ऑटोमेटिक माध्यम से और कौन कौन गवर्नमेंट माध्यम से है, तो वो होता है क्या, एफडीआई। तो एफडीआई और एफपीआई में मुख्य अंतर यही है। अब इसमें एक और अंतर आप देख सकते हैं, अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश को एफपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। यानी ऐसे भारतीय जो अनिवासी हैं, यानी यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के निवासी नहीं है, ठीक है, यहाँ के निवासी नहीं है, उनके द्वारा अगर कोई निवेश किया जा रहा है तो उसको एफपीआई में क्या किया जाएगा, वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, यानी वो एफपीआई नहीं माना जाएगा। अब भारत में एफपीआई को नियंत्रित करने वाला कौन कौन सा नियामक है,
तो एक है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का है। इसके तहत कौन करता है, तो सेबी करता है। तो सेबी क्या करता है, विदेशी संस्थापक जो निवेशक होते हैं एफआईआई होते हैं, उस पर सेबी के नियम के अनुसार एफपीआई और सारी चीज़ों को नियंत्रण कौन करता है, सेबी। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, इस पर निवेशक की मुख्य रूप से इस पर रेगुलेटरी बॉडी जो है वो है कौन सा है, सेबी। ठीक, इसको याद रखेंगे। और इस आगे अगर देखें, आगे है एफआईआई, जो आगे अभी हम लोग बता रहे थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ठीक है, एफआईआई क्या है, तो ये भी एक निवेशक या निवेश कोष है जो उस देश के अलावा किसी अन्य देश में निवेश करता है जिसका पंजीकृत है, जिसका मुख्यालय है। मतलब इसमें आप एफआईआई में तभी आप निवेश कर सकते हैं जब एक देश से किसी दूसरे देश में तभी आप निवेश कर सकते हैं जब वहाँ पे रजिस्टर हो आप। ठीक है, या आपका मुख्यालय हो। ठीक, तो रजिस्टर हो या मुख्यालय हो, तो या तो अगर आप रजिस्टर है तो ठीक है, नहीं तो आपका हेडक्वार्टर है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी ऐसे एजेंट को पकड़िए, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या पार्टिसिपेटरी नोट्स हो गया, तो उनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं किसी एक देश से दूसरे देश में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। तो एफआईआई में पेंशन फंड हो गया, निवेश बैंक हो गया, हेज फंड हो गया, इवन म्यूचुअल फंड हो गया, ये सारी चीज़ें शामिल है। तो अभी मैंने बताया ही, यानी या तो आप रजिस्टर्ड हैं तो ऑटोमेटिक कर सकते हैं, या तो आपका मुख्यालय है तो आप कर सकते हैं, नहीं अगर है तो आप जो एजेंट्स हैं या मुख्य रूप से एजेंट की तरह जो कंपनी है, जैसे पेंशन फंड हो गया, निवेश बैंक हो गया, हेज फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब के माध्यम से या पार्टिसिपेटरी जो नोट्स है उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो एफआईआई पूंजी के महत्वपूर्ण स्रोत इसमें भी हो सकते हैं। भारत जैसे कई देशों ने एफआईआई निवेश के कुल मूल्य को क्या कर दिया, अभी सीमित कर दिया गया है। तो खासकर एक ही कंपनी में, जिसमें व्यक्तिगत कंपनी और देश के वित्तीय बाजार पर एफआईआई के प्रभाव को सीमित करने में क्या करती है, मदद मिलती है। तो एफआईआई आप समझ चुके हैं, एफपीआई, एफडीआई और एफआईआई तीनों में अंतर क्या होता है मुख्य रूप से। ठीक, तो भारत में एफआईआई को नियंत्रित करने वाला क्या कौन कौन से नियामक है, कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडी है। तो एक्ट तो याद रखेंगे आप, 1999 का एक्ट है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट FCMA, फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट कब का है, 1999 का है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो एफआईआई पर सेबी के नियम जो है लागू होते हैं। अब इसको मुख्य रूप से विनियमित कौन कौन करता है, तो इसको सेबी भी करता है और आरबीआई भी करता है। तो इसको याद रखिएगा, वहाँ पे एफडीआई एफपीआई में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे केवल और केवल कौन करता है, सेबी करता है, तो वहाँ पे रेगुलेट सेबी करता है, लेकिन यहाँ पे सेबी के साथ साथ आरबीआई भी इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो भारत में एफआईआई के नियम निवेश के विनियमित करते हैं कौन कौन, सेबी और आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है, भारतीय कंपनियों में एफआईआई या एनआरआई या पीआईओ के निवेश की अधिकतम सीमा को प्रतिदिन निगरानी कौन करता है, आरबीआई। तो सेबी और आरबीआई दोनों मिलकर क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसको, एफआईआई को। ठीक, इसको याद रखिएगा। फिर अधिकतम सीमा अगर हम लोग देखें तो एफआईआई की पात्र श्रेणियों का विस्तार इसमें विश्वविद्यालय निधि, बंदोबस्त फाउंडेशन या कोई ट्रस्ट हो गया, इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, 5 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए इसमें। प्रत्येक एफआईआई या एफआईआई के उप खाते की किसी एक कंपनी की इक्विटी कितना हो सकती है, 10% तक हो सकती है, उतना ही अनुमति दी गई है, 10% से ज़्यादा की अनुमति नहीं दी गई है। जो सभी एफपीआई या एनआरआई और ओसीबी द्वारा निवेश पर 24% की समग्र सीमा, तो समग्र सीमा कितना है, 24% है, और इक्विटी कितना, 10% का निवेश के लिए अप्रूवल दिया गया है। अब गैर सूचीबद्ध प्रतिभूति में निवेश करने के लिए अनुमति भी दी गई है। यानी अगर आपसे यहाँ से भी स्टेटमेंट उठा के यहाँ से पूछ सकता है कि एफआईआई में गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति है कि नहीं है, तो गैर सूचीबद्ध जो प्रतिभूतियां हैं उसमें भी निवेश कर सकते हैं। और एफआईआई को अपने स्वामित्व वाले फंड का निवेश करने की भी अनुमति दी गई है। ठीक है, दोनों में, ये यही मैं बता रहा था आपको, एफपीआई और एफआई कैसे डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये नॉन रेजिडेंट एंड इंडियन सिक्योरिटी सच एज शेयर्स, बॉन्ड, ये सब एफपीआई मैंने बताया। नॉन रेजिडेंट का मतलब जो भारत के अनिवासी हैं, भारत के नहीं है, उन्हीं लोगों को इसमें वर्गीकृत किया जाएगा एफपीआई में। ठीक है, इसमें एफआईआई की एफआई सब सारी चीज़ें, इसमें स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है इसमें एफपीआई में। ठीक है, ये मैंने बताया ही पहले। ठीक है, तो एफआईआई का मतलब किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से इसमें किया जा रहा है निवेश। तो ठीक, तो एफडीआई और एफपीआई में, एफडीआई क्या होता है, लॉन्ग टर्म का होता है, एफपीआई क्या होता है, शॉर्ट टर्म का होता है। ठीक, अब इसमें जो है एफपीआई कौन कौन रेगुलेट, इन दोनों को कौन रेगुलेट कर रहा है, सेबी कर रहा है। ठीक,
इसमें भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जोखिम किस में है, एफडीआई में। एफपीआई में जोखिम, जो इन्वेस्टर है उसको जोखिम सबसे ज़्यादा किस में होता है, एफडीआई में होता है, एफपीआई में कम होता है, ठीक, इन्वेस्टर के लिए अगर देखा जाए तो। उसके बाद से अगर देखा जाए स्टेबल कौन ज़्यादा होता है, एफडीआई स्टेबल होता है, क्योंकि तुरंत अगर आप एफडीआई में निवेश किए हैं तो तुरंत आप वहाँ से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन एफपीआई जो है स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो एफपीआई स्टेबल नहीं होता है, लेकिन एफडीआई क्या होता है, स्टेबल होता है। अब यह लीड कौन करता है, तो ट्रांसफर फंड टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्स फॉरेन कंट्री के द्वारा की जाती है, और इसका कैपिटल फ्लो के द्वारा किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म ये है एफपीआई, और ये है जो किस तरह लॉन्ग टर्म है, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा कंट्रोल हाई लेवल पे होता है, इसका वेरी लो कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा रूप में इसका कंट्रोल किस लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मुख्य रूप से क्या हो सकता है, यहाँ से यह शॉर्ट टर्म वाला है, और जब चाहे तब ये क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसमें। अब एफडीआई से होता क्या है, जॉब क्रिएशन होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है, क्योंकि जितना ही ज़्यादा एफडीआई निवेश होगा उतना ही जॉब क्रिएशन होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन एफपीआई से क्या होता है, शॉर्ट टर्म चूंकि लिक्विडिटी जो है बढ़ती है, इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है एफपीआई, ठीक। ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन्वेस्ट के मॉडल के रूप में 10% से अगर ज़्यादा इक्विटी शेयर है तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो एफडीआई है, 10% से कम है तो यह एफपीआई या एफआईआई होता है। एफपीआई में स्टॉक, बॉन्ड, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, और इसमें एफआईआई में म्यूचुअल फंड वगैरह शामिल है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड क्यों, क्योंकि आप एफआईआई का मतलब किसी एजेंट के माध्यम से क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, ठीक है, या पंजीकृत किसी एजेंट के माध्यम से आप निवेश करेंगे, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। एफपीआई में मतलब 10% से कम हो तो डायरेक्ट आप निवेश कर सकते हैं इसमें। और एफडीआई में दो तरह से हम लोगों ने देखा कि या तो ऑटोमेटिक रूप से या गवर्नमेंटेड रूप से। तो 10% से ज़्यादा अगर हो इक्विडिटी या शेयर खरीदना चाह रहे हैं तभी जाके आप एफडीआई में आप शामिल होंगे, ठीक है। एफडीआई लॉन्ग टर्म होता है, ये दोनों शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक। उसके बाद से अगर देखा जाए तो इसमें डेली इसमें ऑपरेशन इसका होता है, लेकिन इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है इन दोनों का, ठीक। ये सारी चीज़ें इसमें हाई रिस्क है, इन दोनों में लो रिस्क है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें रेगुलेशन कौन करता है, एफडीआई पॉलिसी को डीपीआईआईटी के द्वारा होता है, और इसमें सेबी, आरबीआई और फेमा, यह जो एक्ट है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। फेमा एक्ट कब का है, 1999 का है, तो वहाँ इसके द्वारा इसका मुख्य रूप से निवेश की रेगुलेट किया जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उच्च तरलता प्रदान करता है। तो भारत में अब हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ से आता है। तो सबसे अधिक धन कहाँ से प्राप्त हुआ है, 2010-11 में 55.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 23-24 में 118.7 बिलियन डॉलर हो गया है रेमिटेंस। और सबसे अधिक योगदान कहाँ से मिला है भारत में, रेमिटेंस कहाँ से आया, यूएसए से सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है, ठीक है, 27.7%। सेकेंड नंबर पर कौन है, यूएई है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पर यूएसए है, सेकेंड नंबर पर यूएई है, ठीक है। दूसरे रूप में जो मुख्य रूप से भारत में क्या किया हुआ है, निवेश किया हुआ है, एफडीआई दिया हुआ है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से अगर आप देखेंगे अमेरिका, ब्रिटेन सहित उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आने वाली जो धन का प्रेषण हिस्सा वो भी बढ़ गया है, देखने पर दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद से अगर देखेंगे गल्फ कॉरपोरेशन जो काउंसिल है, जो कंट्री हैं, उनमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन का 38% योगदान है इसमें रेमिटेंस में, एफडीआई में। तो यहाँ से गल्फ कॉरपोरेशन जीसीसी जो है वहाँ से भी सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारत को प्राप्त हो रहा है। ये अभी जो रिपोर्ट आई है हमें दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तब अब इसमें अगर आप थोड़ा सा और वर्गीकरण करें इसका कि भारत में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तो पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे कौन है, केरल है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पे कौन है आपका, तमिलनाडु है, ठीक है। उसके बाद से चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं तेलंगाना, और पाँचवें नंबर पर कर्नाटक है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र का हुआ है, दूसरा केरला को हुआ है, तीसरा तमिलनाडु को, चौथा जो है तेलंगाना, और पांचवा कर्नाटक को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी थी जो आपके केवल रेमिटेंस से रिलेटेड था। मैंने पूरा अर्थव्यवस्था जो शॉर्ट रूप से था वो सारी चीज़ें रिलेटेड, एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, या आपके एग्जाम में बिल्कुल ही पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। तो मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा रहा आपका अनुभव, कैसे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।